वक्त दिया और हमें ज्वाइन किया है सफीना खान साहबा, सीनियर तज्जियाकार। उन्होंने, सफीना साहबा बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। चौधरी साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नए साल के आगाज पर महंगाई की शरह मजीद कम हुई है, क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो अवाम ने जो उनको जवाब दे दिया वही काफी है। उनसे कहें कि अगर ये इतनी कम हो गई है ना, तो किसी दिन उठ के अपने पुराने हल्के नारकली में जाके किसी भी बंदे से, एक भी गरीब आदमी से पूछ ले कि तुम अपने बच्चे की स्कूल की फीस भर पा रहे हो, घर में 3 वक्त का खाना खा पा रहे हो, उनको महंगाई की शरह का पता लग जाएगा। उनसे उन बातों के मुताबिक भी पूछने की जरूरत है जो उन्होंने सऊदी अरब के हवाले से किए थे कि इतने बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आ जाएगी और उतने बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। जो ग्राउंड रियलिटी है वो इस वक्त ये है कि इंसान, पाकिस्तान की अवाम खाने से कासिर हो चुकी हुई है। किसान को ये लोग माफिया डिक्लेयर कर चुके हुए हैं। किसान जो पाकिस्तान की बैकबोन है, हड्डी है, जो सारे काम करती है, पाकिस्तान की तकरीबन 65% अवाम ज़राअत से मुंसलिक है, उसको ये लोग माफिया कंसिडर करते हैं। पेंशन ये लोग बंद करने के तर्क के ऊपर है। पीए ये बेचने जाते हैं, पीए खरीदने के लिए कोई नहीं तैयार है। रेकोटिक बेचने जाते हैं, रेकोटिक बेचने के खरीदने के लिए कोई नहीं तैयार है। ये कौन सी ऐसी महंगाई है जो इनके घर से शुरू होकर इन्हीं के घर में खत्म हो जाती है? ये सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हुए, इनको अंदाजा नहीं है। ये रमजान आ रहा है, दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें नीचे जा रही हैं, इनकी पेट्रोल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। इनके वो पेट हैं जो भरते ही नहीं है। ये वो हुकूमत है जो कोई एक नया प्रोजेक्ट ऐसा बता दे कि फलानी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया जी और फलानी इंडस्ट्री यहाँ पे चल पड़ी हुई है। इमरान खान ने कोरोना की मौजूदगी के बावजूद बतौर वजीर आजम यहाँ पे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार की कंपनीज हो, उनके लिए वहां पे सप्लाई चेन का यूनिट प्रोड्यूस और प्रोडक्शन यूनिट लाने की कोशिश की। इमरान खान ने जदीद टेक्नोलॉजीज को पाकिस्तान में शिफ्ट कराने की कोशिश की। ये लोग ये करते हैं कि हमजा शहबाज शरीफ उठ के टर्की में जाके सोलर के पैनल लगा लेता है और ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमने सोलराइजेशन करना शुरू कर देनी है। तो जो एक्सपेंसिव बिजली ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रही है वो बाकियों पे बोझ बनती चली जाती है। इस हुकूमत के पास कोई ऐसी पॉलिसी मौजूद नहीं है जिस पॉलिसी की रूह से ये बता सके कि हम ऐसा इनिशिएटिव इकोनॉमिक लेके आए हैं जिसकी वजह से अवाम को बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है या पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी हुई है। कोई एक पॉलिसी मैटर ऐसा बता दें कि ये तो पाकिस्तान का स्टेट बैंक IMF के पास गिरवी रख के उसको चलाते चले जा रहे हैं। इनके पास कोई एक ऐसा इलेक्टेड आदमी नहीं है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को हैंडल कर सके। तो इनसे तो बातें करना तो बहुत आसान होता है, उसको अमली जामा पहनाना बहुत मुश्किल होता है। ये आज आए मैदान में और 35,000 तनख्वाह वाले बंदे के साथ एक किराए के घर में 3 बच्चों के साथ गुजारा करके बता दें और फिर उस बंदे से पूछ के भी वो देख लें कि महंगाई कम हुई है कि ज्यादा हुई है। इनको जवाब खुद ही मिल जाएगा इस बात का भी। सफीना साहबा, आपका क्या नुक्ता नजर होगा इस हवाले से? वजीर आजम साहब की गुफ्तगू उन्होंने जो की और उमैर वसी जफर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पे, उनकी भी गुफ्तगू आपने सुनी, आपका क्या नुक्ता नजर? थैंक यू हमजा। मैं हमेशा बिलीव करती हूँ जो मुझे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन वाले मिले और स्पेशली जो मेरी फैमिली मेंबर्स की तरफ से मुझे फीडबैक मिले, मुझे वही जेन्युइन फीडबैक मिलता है कि वो क्या पर्सनली फील कर रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए। तो आज सुबह ही मेरे ब्रदर इन लॉ ने फोन करके कहा कि भाई हुकूमत ने क्या किया है कि वो जो फिक्स डिपॉजिट पाकिस्तान के अंदर करवाया जाता था एक सर्टेन अमाउंट, क्योंकि उसकी हाईएस्ट जो है वो रेट में उनको प्रॉफिट मिलता था, तो वो कम करके 10% कर दिया गया है। तो दे आर थिंकिंग कि अब हमें इस पैसे को निकाल के कहीं इन्वेस्ट करना है। देखिए, हुकूमत जो कुछ कर सकती है वो कर रही है और ये लोगों का पैसा उनको फोर्स करना कि वो जो फिक्स डिपॉजिट करा के जो है वो बैंकों में रख के बैठे हुए थे, उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो बाहर निकाले और बिजनेस करें। जो कि आप जो प्रॉपर्टी में भी आपको बूम नजर आता हुआ दिखाई देगा, जो कि बहुत एक टाइम से फ्रीज हो चुका हुआ है। पाउंड और डॉलर का रेट हो तो वो भी एक सर्टेन अमाउंट पे आके रुक चुका हुआ है। पाकिस्तान में कितनी महंगाई है कितनी नहीं है मैं इस पे तो बहस नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो चीजें मुझे अपने क्या कहते हैं क्लोज वन से सुनने को मिल रही है तो वो ये हुकूमत कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रही है कि लोगों की लाइफ में वाकई असर पड़ रहा है। अब पेट्रोल की कीमत हो या दूसरी अशिया हो, उसको आप एकदम से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इमरान खान साहब की जब हुकूमत गई थी तो ये इंटरनेशनल जो मुल्क जिन्होंने हमें तेल दिया था उनका अपना ये स्टेटमेंट है कि इमरान खान ने तेल जो हमसे खरीदा था उससे भी कम कीमत में बेच रहे हैं। तो ये हिस्ट्री में कोई ऐसी एक यूनिक एग्जांपल थी जो इमरान खान साहब ने सेट की थी कि लॉस में बेच के गए थे तेल। तो देखिए उस तरह के इकदाम उठा के आप मुल्क को आगे तो ले जा नहीं सकते। अब बर्डन तो डालना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टैक्स चोरी बहुत ज्यादा है।
टैक्स नेट के अंदर लोग नहीं आते हैं, लोग कैश का फ्लो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है, बैंकिंग सिस्टम में उतना ज्यादा नहीं है, लोगों को ट्रस्ट नहीं होता कि बैंक में पैसे होंगे तो सब पता चल जाएगा क्योंकि टैक्स देना पड़ेगा। तो जब तक पाकिस्तान के अंदर टैक्स चोरी खत्म नहीं होगी, पाकिस्तान के अंदर से महंगाई भी कंट्रोल नहीं होगी। बाकी आप फैब्रिकेटेड किस्म की या जिसको कहते हैं कि मेकअप शेकअप करके थोड़ा सा टेम्परेरी तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बेसिक जो रूट कॉज है पाकिस्तान के अंदर वो है टैक्स। जब तक आप टैक्स हर किसी से वसूल नहीं करेंगे, टैक्स हर किसी पर लगेगा नहीं, चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो घर में काम करने वाली कोई हेल्पर है या हमारा वॉचमैन है या कोई ड्राइवर है, हर किसी को टैक्स कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। पाकिस्तान का नेटवर्क जो है टैक्स का, उसको इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि एंड ऑफ द ईयर, जैसे मैं इस मुल्क में बैठी हुई हूँ, अगर कोई गरीब है उसको भी टैक्स वो लेते हैं, चाहे वो मिनिमम वेज पे काम कर रहा हो, फिर एंड ऑफ द ईयर उसका टैक्स उसको वापस कर दिया जाता है कि ये तुम इस काबिल नहीं थे कि तुमसे टैक्स लिया जाए, अब हम ये टैक्स तुम्हें वापस कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जब तक हर शख्स टैक्स अदा नहीं करेगा, पाकिस्तान के अंदर से महंगाई खत्म नहीं हो सकती। सफीना साहब, टैक्स की आपने बात की कि इसमें जो हकायक हैं, हकायक तो ये हैं कि रेडीबान भी टैक्स देता हुआ नजर आता है, मिडिल क्लास भी टैक्स देती हुई नजर आती है किसी ना किसी मद में। जो टैक्स जिनको देने चाहिए और जिन पे लागू होते हैं वो टैक्स नहीं देते। अमीर लोगों से तो इन्होंने अपनी बजट कैंपेन में से लेना होता है, कैंपेन होती है जब सियासतदानों की तो बजट लेते हैं, उनके किचन चलाते हैं। हमारे सियासतदानों के ये जो अमीर बिजनेसमैन होते हैं उनके ऊपर वो टैक्स नहीं लगाते, उनको तो रेमिटेंस की सूरत में जो है वो कभी ये छूट दे दी, कभी वो छूट दे दी। गरीब एक मिडिल क्लास जो इनके सिस्टम में है टैक्स, उसके ऊपर टैक्स पे टैक्स लगाए जाते हैं। जो मैं कहती हूँ गलती से उनका गुनाह है कि वो सिस्टम में आ चुके हुए हैं, बार बार उनके ऊपर मैं कह रही हूँ ना कि उन्हीं के ऊपर बोझ पड़ता है। रेडी बान जो है, मुझे नहीं पता कि उसका टैक्स कहाँ जाता है। अगर वो टैक्स वाकई हुकूमती खजाने में जाए तो उसका फायदा हो। अब रेडी बान से लेके कोई मैं पॉकेट में डालूं तो वो टैक्स नहीं होता है, वो टैक्स नहीं होता, वो तो चोरी होती है, वो तो रिश्वत में आता है। तो टैक्स अगर प्रॉपर तरीके से रेडी बान 100 रुपया भी दे रहा है अगर मंथली, तो वो डेफिनेटली थ्रू बैंक जाना चाहिए और पाकिस्तान के खजाने में जाना चाहिए। रेडी बान हो या कोई दुकानदार हो, एक तो हमारे आपको पता है इसमें जुटलाने वाली बात नहीं है, इट्स अ हार्श रियलिटी कि जो हमारे टैक्स कलेक्टर्स होते हैं वो हर शॉपकीपर से जाके पैसे पकड़ के पॉकेट में डाल देते हैं और पाकिस्तान के खजाने में नहीं डालते। वो कहते हैं उधर इतना जाएगा, हमें आप इतना दे दे और आप परसेंट दे दें। तो मैं कह रही हूँ चोरी दोनों तरफ से हो रही है, सिस्टम भी चोरी कर रहा है और देने वाला भी चोरी कर रहा है। उमर साहब, किस तरह से देखते हैं इसमें शिबली फराज साहब की जो गुफ्तगू सामने आई, बानी पीटीआई के खत के हवाले से उन्होंने जो गुफ्तगू की, उस खत का क्या माजरा है, किस तनाजुर में है, किसके लिए था, जिनके लिए था वो तरदीद कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? गुजारिश इस तरह से है कि खान इमरान खान ने वो खत बतौर बहैसियत एक्स प्राइम मिनिस्टर लिखा है और पाकिस्तान के मुल्की हालात को देखते हुए लिखा है, और वो जिनके लिए था वो आप उनसे भी बहुत ज्यादा वाकिफ हैं। वो एक ओपन लेटर है, वो ऐसी चीज है नहीं कि कहीं पे ढकी छुपी है, और उसमें जो भी बातें लिखी हुई हैं वो फैक्ट्स के ऊपर बेस हैं। अगर आप लोग उसको सिर्फ पढ़ ही लें खुद, तो आप लोग कोई ऐसी चीज नहीं जिससे कोई डिसएग्री कर सके। ये खत लिखने का मकसद किसी को कोई याद नहीं कराना या उनकी कोई याददाश्त कमजोर है इस वजह से नहीं लिखा गया। ये खत ऑन रिकॉर्ड लेके आया गया है उन नाइंसाफियों के मुतालिक जो पिछले 24 माह की तकरीबन हुकूमत होने वाली है, 24 माह से होती जा रही है, क्योंकि पीडीएम की हुकूमत भी इन्हीं की थी। ये नहीं है कि ये अभी 1 साल पूरा करते जा रहे हैं, ये तकरीबन 1.5 साल पहला और उसके बाद वो जो इलेक्शन का टेन्योर था और साल ये सारा हुकूमत इन्हीं की चलती चली जा रही है। ये इस हुकूमत की नाइंसाफियां और किन की शय के ऊपर ये नाइंसाफियां कर रहे हैं उसको बयान करने के लिए खत लिखा गया है। ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगा, ये तारीख का हिस्सा रहेगा, और आने वाली नस्लें तक याद रखेंगी कि खान इमरान खान एक मर्द मुजाहिद उठा था जिसने नारा हक बुलंद किया था पाकिस्तान अवाम के हक में और उन हुक्मरानों के हक में जो असल मायनों में हकीकत में पाकिस्तान के हुक्मरान है या जिन्होंने नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में लाके बिठाई हुई है फॉर्म 47 की बेस के ऊपर। इन सब के मुंह के ऊपर वो खत एक तमाशे की सूरत में तारीख के पन्नों में याद रखा जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा चोई साहब, इसमें जिस तरह से आपने कहा कि वो खत की इस मकासद के लिए, इन मकासद के लिए लिखा गया है, लेकिन देखा जाए तो ऑन द स्टेज हो, ऑफ द स्टेज हो, इन रिकॉर्ड ब्रीफिंग हो, ट्वीट्स हो, तमाम चीजें पहले से ही वही खान साहब कहते आ रहे हैं जो इस खत में मौजूद हैं, और वही चीजें हैं जिनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक स्टांस जाहिर होता है। तो अब जो मकसद था इसका, आपने कहा कि ऑन रिकॉर्ड रखने का, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के लिए, रिकॉर्ड तो ऑलरेडी बन चुका था, लेकिन इसमें दोबारा से इस चीज को वजाहत देना, साथ में स्पेसिफिकली ये कहना इदारा मेरा है, फौज मेरी है, फौज का हर सिपाही मेरा है,
और बिफोर द जो 25 नवंबर वाला 23 नवंबर वाला मामला, उस पे जो है वो उनकी मिसेस की जानिब से जो एक पैगाम, वीडियो पैगाम, उसमें स्पेसिफिकली कहना, ये क्या इसको मकासद क्या है इसके? ये गुजारिश ये ना कि खान इमरान खान दो किस्म की हैट्स वेयर करते हैं। ही इज द पैट्रन इन चीफ ऑफ पीटीआई एंड ही इज द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, तो उन दो हैट्स के तनाजुर में इसको देखने की जरूरत है कि बतौर पीटीआई हमारा स्टांस, बतौर जमात हमारा स्टांस वही है जो हमेशा से चलता चला आ रहा है। बतौर एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उन्होंने कुछ चीजें ऐसी पॉइंट आउट की हैं जो रिकॉर्ड का हिस्सा बतौर एक्स प्राइम मिनिस्टर उनके पॉइंट आउट करना जरूरी समझी गई। बाकी खत का जहां तक तल्लक है, तो अगर आपके पास उसका मतन अवेलेबल है कि ये फौज भी हमारी फौज है और ये सारा कुछ आपके पास अवेलेबल है, तो दैट्स मीन इट्स एन ओपन लेटर टू ऑल। ये सिर्फ किसी मुक्तदरा को नहीं लिखा गया या किसी एक सीट को नहीं लिखा गया या हमारी एस्टेब्लिशमेंट को नहीं लिखा गया। दैट्स एन ओपन लेटर टू ऑल, दैट इज टू ब्रिंग। सर मसला वही है जिनके लिए था। सर मसला वही है, माजरत के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मसला ये है कि जिनके लिए था उन तक नहीं पहुंचा, लेकिन हम तक, आम शहरी तक, आम पाकिस्तानियों तक तो पहुंच गया। तो हमारा मकसद भी आप लोगों तक ही पहुंचाना था। हम किसी किस्म की कोई रिलीफ या कोई चीज इससे हासिल नहीं करना चाहते। जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको बखूबी वाकिफ है इस चीज से कि वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। ये एक पाकिस्तान की अवाम के लिए यादाश्त के तौर पे रिकॉर्ड और हिस्ट्री का हिस्सा रहेगा कि पाकिस्तान के एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ने इन चीजों की तरफ पॉइंट आउट किया था, बीइंग द एक्स प्राइम मिनिस्टर। हाँ, बतौर जमात हमारे बहुत सारे स्टांस मुख्तलिफ भी होते रहे हैं, कुछ लोगों की अपनी आराय भी होती रही हैं और पार्टियों की बहुत सारी मजबूरियां भी होती हैं। बतौर एक्स प्राइम मिनिस्टर ही हैज अ ड्यूटी। वो जब एक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में रिटायर हो जाता है तो ही स्टिल हैज अ ड्यूटी। वो ऐसे सीक्रेट्स अपने सीने में दफन करके बैठा होता है जो उसके मुताले में आए होते हैं। जब वो प्राइम मिनिस्टर होता है वो ऐसे डिसीजन कर चुका होता है, ऐसी चीजों, ऐसी इंफॉर्मेशन का प्रीव्यू होता है। जिस सारी इंफॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कुछ निकात बतौर एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की हिस्ट्री का रिकॉर्ड के दुरुस्त करने के लिए मंजर आम पे लेके आए हैं, जो आम पाकिस्तानी की नजर में भी है और आम पाकिस्तानी के हाथ में भी है। बाकी जिसको नहीं मिला तो उससे बड़ी माजरत और हम कोशिश करेंगे कि पहुंच जाए इंशाल्लाह। ठीक, नहीं तो आवाम पहुंचा देंगे जी। ठीक। सफीना साहबा, आप इसको किस तरह से देखती हैं कि जिन तक नहीं पहुंचा, जिस तरह से चौधरी साहब ने कहा कि वो मकसद आप तक, आम शहरियों तक, पाकिस्तानियों तक पहुंचाना था, तो फिर स्टेटमेंट चेंज कर देनी चाहिए कि इट्स लेटर फॉर द पब्लिक। हमसे पहले तो आप अपनी बात को रीफ्रेज करें। आपने बोला था जब स्टार्ट में प्रोग्राम कि किसी भी इमरान खान या किसी मुजरिम का लेटर हम तक नहीं पहुंचा। ये हमारी आया था कि किसी ना मुजरिम का ना किसी और इंडिविजुअल का कोई लेटर हमारे तक आया। अच्छा, पहली बात तो अगर इमरान खान साहब ने ये लेटर लिखा था और वो उनको नहीं पहुंचाना था जिनके नाम लिखा था, सिर्फ पब्लिक में फैलाना था, तो ये मुझे बिल्कुल ही फजूल सी एक्सरसाइज लगी है। कंसर्निंग पर्सन तक वो लेटर पहुंचा नहीं, पब्लिक में उन्होंने हर किसी को, मतलब उसकी फोटो कॉपी करके घर घर में पहुंचा दी है और जिस शख्स के नाम खत लिखा था उस तक नहीं पहुंचाया। और दूसरी बात के अभी इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने 2 हैट्स पहनी हुई है, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और एक बानी जो पीटीआई है। तो हमारे जो इस वक्त के पीटीआई के जो चेयरमैन है, क्या नाम है उनका, मिस्टर गोहर, उन्होंने तो कहा दिया था कि इस खत का पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है, उसको इंडोर्स नहीं करती है तहरीक इंसाफ। मुझे समझ नहीं आती कि 2 हैट में से एक हैट तो आप लोगों ने खुद ही उड़ा दिया इमरान खान साहब का। और दूसरी बात के इमरान खान साहब ने ये लेटर लिखा है, ओपन लेटर है। देखिए, वो ये तमाम आपकी बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब पहले भी ये तमाम बातें ट्वीट्स के थ्रू करते रहे और ये लेटर वैसे भी इमरान खान साहब ने खुद तो लिखा नहीं होगा, किसी उनके वकील ने या किसी उनके पार्टी के शख्स ने ही ये लेटर लिखा होगा। इमरान खान साहब ने पढ़ा होगा, अपना जो है वो साइन कर दिया होगा और जहां उन्होंने करना था बकौल इनके कि वो लेटर आर्मी चीफ तक पहुंचाना मकसद नहीं था, बस पब्लिक में करना एक इंडोर्समेंट के तौर पे था। तो ये एक्सरसाइज मुझे नहीं लगता कि कारगर रही है। अगर आप कंसर्निंग पर्सन तक पब्लिक में फैलाए बगैर अगर वहां तक पहुंचाते तो शायद उसके जो है असरार डिफरेंट होते। लेकिन अब मेरे तक वो लेटर आने से पहले ही पूरी दुनिया पढ़ ले, पूरी दुनिया उसके ऊपर तबसरे कर ले, तो मैं भी ऑफेंड हो सकती हूँ। मैं भी हो सकता है फिर अपना माइंड बना सकती हूँ कि जी ये क्या था, ये मजाक तो नहीं किया गया मेरे साथ कहीं। और दूसरी तरफ से अगर मैं इसको एज ए अपना एनालिसिस के तौर पे देखूं तो इमरान खान साहब वो एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसकी शराइत हमारे एक खास इदारे पाकिस्तान की पाक फौज ने रखी थी कि इमरान खान साहब को ये मेजरमेंट लेने पड़ेंगे। तो ये इनिशियली स्टेप्स है जो इमरान खान साहब ले रहे हैं। उनको अभी वो बहुत सारे माइलस्टोन तय करना है वहां तक जाने में जहां तक हमारा इदारा जो है कुछ एक्नॉलेज कर सके। तो ये एक्नॉलेजमेंट की अभी तरफ पहला टाइनी स्टेप था जो इमरान खान साहब ने उठाया है। एक्नॉलेजमेंट नहीं हुई, आगे से बैड लक है इमरान खान साहब। सफीना साहब, एक और पहलू है, उसकी तरफ भी जो है वो आपकी नजर मबजूल करवाना चाहूंगा कि
इस लेटर का मकसद पहुंचना ना पहुंचने की तरदीद, अली मीन गंडापुर साहब का चेंज होना, पार्टी सदारत से जुनेद अकबर खान का आना, वो एक दरमियान वाला मिडल पर्सन पीछे हट जाना और फिर खत के जरिए मैसेज देना जो दूसरे तरीके से दिए जाते थे, ये वाला पहलू किस तरह से? हमजा, मैंने आज ही सुबह मेरे ख्याल से एक ट्वीट किया था कि इमरान खान साहब बहुत जल्द कह देंगे कौन सा लेटर, किसका लेटर, किसको दिया लेटर, तो वो मुकर जाएंगे। तो मुझे नहीं पता था कि वो एक बाउंसर आया है इदारे की तरफ से, कि हमें नहीं पता कौन सा लेटर। तो ये ट्विस्ट था कहानी में। और दूसरी बात कि यस, जो इन्होंने नए अली अमीन गंडापुर की जगह केपीके के सदर मुकर्रर किए, उनकी लैंग्वेज बड़ी हार्श है। जब आपने कुछ मुज़ाकरात करने होते हैं तो अपने टोन डाउन रखते हैं, आप सॉफ्ट पैगाम देते हैं। ये नहीं करते कि अगर जो है जो सदर अलवी है वो साइन कर देते तो ये आर्मी चीफ अपने घर जा चुके होते। तो मतलब आप तो फिर लड़ाई करने के मूड में आ गए ना। आप तो ये कह रहे हैं कि इसको होना ही नहीं चाहिए था। Even he wasn't willing for the dialogue। जुनेद अकबर खान साहब के हवाले से बहुत सारे जो है वो मुलाकातें पर्सनली भी हुई मेरी, उनके हवाले से भी यही रिस्पॉन्ड था कि वो डायलॉग के लिए बिल्कुल विलिंग नहीं थे। दैट्स वाई ये ऑफर उनको पहले भी की जा रही थी और उस पर मरकजी जनरल सेक्रेटरी के लिए भी ऑफर थी और सदारत के लिए खैबर पख्तूनख्वा में थी, लेकिन उनकी जानिब से यह था कि डायलॉग नहीं है, ये सब ड्रामा है। तब तक वो पीछे रहे। जब डायलॉग वाला मामला खत्म हो गया, बाइकआउट हो गया, अब उन्होंने वो चीजें कबूल की और उनकी फिर स्टेटमेंट्स आपके सामने। तो फिर हमजा इन्होंने सुसाइडर लगा दिया ना उस पोस्ट के लिए। और अली अमीन गंडापुर की अगर मैं स्टेटमेंट सुनूं तो वो तो उनके बकौल तो माइलस्टोन काफी सारा वो क्रॉस कर चुके हुए थे। मतलब कि वो तो एज पे थे कि बस कुछ डिसाइड करना बाकी था कि इमरान खान साहब कैसे जेल में छूटेंगे। तो मतलब इन्होंने सुसाइडर लाके बिठा दिया। तो रॉन्ग पॉलिसी मैं कहूंगी, रॉन्ग टाइमिंग में कहूंगी। जो कोई भी इनको मशवरा दे रहा है, उन्होंने गलत मशवरा दिया है। वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आए। इस सारे सिचुएशन को देखते हुए मैं ये अब 100% कह सकती हूँ कि जो पार्टी के लोग हैं वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आए। इमरान खान साहब लव लेटर लिखते हैं आर्मी चीफ को और वो लोग जो है वो ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं कि आर्मी चीफ ऑफेंड हो रहे हैं इस चीज से। आप मुझे बताएं कि आरिफ अलवी का कसूर था या आर्मी चीफ का कसूर था? अगर आरिफ अलवी के अंदर इतना दमखम था तो वो ना साइन करते। आर्मी चीफ ने गन पॉइंट रख के तो नहीं उनको कह दिया था कि ये साइन कर ले। तो आरिफ अलवी की गलती का खमियाजा आप आर्मी चीफ को क्यों ठहरा रहे हैं? आर्मी चीफ ने तो कुछ नहीं किया। उनको जो हुआ, उनकी एंडोर्समेंट हुई, वो आगे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने उसको एंडोर्स किया और उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी उसके ऊपर साइन कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि सदर अलवी ने, तो भाई उस वक्त सदर अलवी को टहने में खड़ा करते हैं ना। हमने तो तभी ट्वीट की थी कि सारे के सारा कसूर आपके आरिफ अलवी का है। आरिफ अलवी ने अपनी मर्जी से साइन किया है। कल कला को ये ना आरिफ अलवी कहे कि जी गन पे मेरे वो रख के तो इन्होंने साइन करवा लिया, अपनी खुशी से साइन किए। तो आप सारा मुद्दा जैसे खुशी से नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा था, जैसे खुशी से नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा। आरिफ अलवी नहीं, यस एग्जैक्टली, सारा कुछ इन्होंने अपनी मर्जी से किया और अब आप कह रहे हैं कि जी ओहो हमसे गलती हो गई। देखिए कोई, लेकिन सफीना साहब इसी के साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब भी कहते हैं कि हम खुशी से पॉलिसीज जो आती हैं हमारे पास उनको जो है वो फॉरवर्ड कर लेते हैं खुशी से। नहीं तो इमरान खान साहब भी खुशी से करते थे। आपको किसने कहा कि इमरान खान साहब दुख वाले दिल से करते थे? वो भी बहुत खुश, बल्कि उनके तो चेहरे की उस वक्त की लालियां स्टिल रिमेंबर जब वो कहते थे ऐसे कि कौम का बाप होता है आर्मी चीफ। उस वक्त के जनरल बाजवा बाप थे हमारी कौम के, तो ऐसी बातें ना करें। तमाम वज़राए आज़म खुशी खुशी ही ऑन करते हैं। जब इक़्तिदार चला जाता है उस वक्त समझ आती है नहीं हम तो खुश नहीं थे। ये इसीलिए तो मुझे हिपोक्रेसी से तकलीफ होती है जो सियासतदानों की होती है कि जब आप वक्त में होते हैं, जब आपके पास इक़्तिदार होता है, जब कलम आपके हाथ में होता है, जब आप ना करने की ताकत रखते हैं तब आप कुछ नहीं करते। तब आप कहते हैं हम तो खुशी खुशी कर रहे हैं, इदारा और हम एक पेज पे है। जब आप मदे लेके साइड पे हो जाते हैं तब आपको याद आता है ओ नहीं वो कलम हमारे हाथ में ठूसा गया था, ओ नहीं हमें काम करने के लिए ऑर्डर किया गया था, तो ये गलत है। तो कौम का जो है ना नफरत पैदा करने में सियासतदानों का बहुत बड़ा हाथ है। ये अपने इक़्तिदार के लिए हमारी पाकिस्तानी कौम को गुमराह करते हैं। ठीक जी, चौई साहब आप क्या कहना चाहेंगे? सफीना साहबा की भी गुफ्तगू आपने सुनी और दूसरा एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि जुनेद अकबर साहब के हवाले से और खान साहब के हवाले से यही कहा जाता आ रहा है, सुनने में यही आ रही हैं चीजें कि उनके दोनों की एक ही स्टांस है उनका, और खान साहब एग्री करते हैं। जो डायलॉग वाला सिलसिला था वो पार्टी के सीनियर लोगों की वजह से कुछ लोग उसमें मखसूस थे जो उनको इंसिस्ट कर रहे थे कि डायलॉग कर लें एक दफा, फिर उसके बाद आप अपने स्टांस पे बैकफुट पे बेशक चले जाइएगा अगर रिस्पांस नहीं मिले। तो अब क्या टोटली बाइकआउट है? अब बिल्कुल ये चीजें खत्म हो गई मुज़ाकरात वाली? गुजारिश इस तरह से, एक तो पहले तो मैं हैरान हूँ नून लीग की ढिलाई के ऊपर कि ये एक तो पहले गलत काम करते हैं
उसके बाद कहते हैं देखो हमने गलत काम किया है, फिर क्या हुआ, बाकी भी तो गलत काम करते हैं। खान इमरान खान के मुतालिक बात की गई है, ये वही खान इमरान खान है जिसने अमेरिका को कहा था एब्सोल्युटली नॉट। अमेरिका को नहीं चौधरी साहब, एक ड्यूरिंग प्रोग्राम एक क्वेश्चन पे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था। तो किसके लिए किया था जी? मेरे राब के लिए कहा था एब्सोल्युटली नॉट। नहीं, उनसे सवाल किया कि अगर अब मैं आपसे सवाल करूं कि आप अड्डे देंगे अपने, तो आप उस पर रिस्पॉन्ड कर दें कि अगर मेरे से मांगे गए तो आई विल डेफिनेटली से एब्सोल्युटली नॉट। आप डरते क्यों अमेरिका का नाम लेने से? किसको अड्डे देने थे? सर हम अमेरिका का नाम लेने से क्यों डरेंगे? अमेरिका का नाम लेने से सियासतदान डरते हैं, जो कहते हैं हमारे लिए वेंटिलेटर है, जो कहते हैं हमारे लिए वेंटिलेटर है। इमरान खान ने अमेरिका को कहा था एब्सोल्युटली नॉट। खान इमरान खान ने जाके रशिया में बैठ के पाकिस्तान के हक की डील की थी और सस्ता तेल पाकिस्तान लेके आने लगे थे जो इनको नामंजूर था। ठीक है, ये नून लीग वाले कहते हैं हमने गलत किया, देखो फिर क्या हुआ। खुद चिट लेके अदालतों से हुक्मनामे लेके कि हमारे प्लेटलेट्स अप हैं, हमारे प्लेटलेट्स डाउन है, एफिडेविट लिख के छोटे भाई ने दे के अमेरिका बरतानिया चले गए और बरतानिया जाने का भी मलबा हमारे पे डाल दिया, हमने भेजा। भाई इतना साथ था तो खान की तरह काट लेते ना जेल। आज क्यों बैठे हुए बात? आज नवाज शरीफ साहब अपना इलेक्शन हार चुके हुए हैं, उसका जाने का नतीजा ये हुआ कि अपनी जाती सीट मैंने के हार चुके हुए हैं। आज भाई को वजारत उस्मान देनी पड़ी, क्योंकि बन के खुद वज़ीर आज़म। ठीक है, जहां तक बात है जुनैद अकबर साहब की और खान इमरान खान साहब की, गुजारिश इस तरह से है कि भाई वो पाकिस्तान की अवाम की बोली बोल रहे हैं, वो किसी बाहर की लोगों की बोली बोल नहीं रहे। ये पाकिस्तानी अवाम के सेंटिमेंट्स हैं, जिसको आप कहते हैं ना बड़ा हार्श टोन है, वो हार्श टोन पाकिस्तान अवाम की हो चुकी हुई है। माजरत के साथ आप दोनों का मुझे मालूम नहीं कि आप लोग कितने पाकिस्तान की अवाम के साथ इंट्रिंज्ड हैं। आई हैपन टू बी, मैं पाकिस्तान की अवाम की खिदमत करता चले आ रहा हूँ बाप दादे की इस टाइम से। मेरे वालिद साहब भी इसी पॉलिटिक्स में से, हमने अपने घर में ही सारा कुछ देखा हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान की अवाम की बांगें निकल गई हुई है, हमारे पंजाबी में कहते हैं, उनकी बस हो गई हुई है। सिर्फ एक रास्ते से नहीं, अगर किसी गरीब का बच्चा पढ़ जाता है तो उसके पास नौकरियां नहीं है, अगर वो बाहर जाता है तो वो रास्ते में मर जाता है, अगर किसी गरीब वो कोई अनपढ़ है तो उसके वो खेती बाड़ी करता है तो उसकी खेती बाड़ी हथियाली है, अगर वो कोई कारोबार करता है तो उसकी तमीरात के नाम पे उसकी सारी दुकानें ढाते चले जा रहे हैं। हर चीज इन्होंने वो मुसल्लत कर दी हुई है पाकिस्तान की अवाम के ऊपर कि पाकिस्तान की अवाम इस वक्त एक घुटन का शिकार हो चुकी हुई है। अदालतें तो वो इंसाफ देने से कासिर हैं, मीडिया तो वो किडनैप हो चुका हुआ है, हाईजैक हो चुका हुआ है। हर दौरे हुकूमत में हुआ चौधरी साहब। तो सर हर दौरे हुकूमत में होता चला गया तो किसका क्या मतलब है कि आज के बाद हमने कभी आवाज नहीं उठानी? हमने क्या करना है? मतलब हम हर दौरे हुकूमत में होता चला गया तो आइंदा भी होते चले जाने दें। अच्छा जी, सारी गलती पीटीआई है कि ये मान लिया, उसके बाद अब चौधरी साहब अब बात ये है कि पीका एक तरमीम आपके दौरे हुकूमत में भी कोशिश की गई, अब उस पे जो है सियासतदान क्यों नहीं ज़ेरे गौर लाते कि हम सहाफियों की आवाज दबाते हैं, कल यही लोग हमारी आवाज बनते हैं। बरसरे इक्तदार हो तो दबाई जाती है, जब इक्तदार में ना हो तो फिर साथ खड़े होते हुए नजर आते हैं, लेकिन उस वक्त पे बरसरे इक्तदार जमात जो है वो कुछ चलती हुई नजर आती है। सर गुजारिश इस तरह से है कि पीका एक्ट आया था, पीटीआई की हुकूमत में भी टेबल हुआ और उसके बाद पास होने के करीब था कि आपको अदालतों से रिलीफ मिल गया। ये जो डॉन अखबार में कार्टून बनाया गया था ना, इस कार्टून की असल शक्ल होनी चाहिए कि दो पिलर्स गिर नहीं गए, सिर्फ एक ही पिलर रह गया और वो बंदूक का पिलर है जिसके ऊपर पाकिस्तान पूरा खड़ा हुआ है। ये बंदूक का पिलर जिस दिन ये बंदूक फुस कर गई ना, उमैर वसी जफर साहब हमारे साथ। चौधरी साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? चौधरी साहब के साथ राब्ता मुनक़ता हुआ है जी। सफीना साहबा चौधरी साहब की गुफ्तगू भी आप सुन रही हैं, लेकिन ये है कि बात वही है कि जो बरसरे इक़्तिदार जब होते हैं तब ये चीजें जहन में नहीं आती कि मीडिया आवाज नहीं उठा रहा, जो आवाज उठाते हैं उनकी आवाजें दबा दी जाती जी। चौधरी साहब कंटिन्यू करिएगा जी। सॉरी, मैं गुजारिश ये थी कि पाकिस्तान में केपीके में और बलूचिस्तान में कुछ ऐसे एरियाज बन चुके हुए हैं जो हमारी अस्करी कुफ्तों के लिए भी नो गो एरियाज बन चुके हुए हैं। ये हमारा फिक्रिया है कि हमें अपने नेबर्स को भी अपने दुश्मन कहना पड़ता है, चाहे वो ईरान की मद में हो, चाहे वो अफगानिस्तान की मद में हो, चाहे वो इंडिया की मद में हो। हमारी फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट हो के पिछले 20 सालों से, मैं सिर्फ ये नून लीग को नहीं कह रहा, पिछले 20 सालों से कहीं कैसे ऐसे एलिमेंट से डिक्टेट हो कि हम उस निच पे पहुंच चुके हैं कि हम अपने हमसाये को भी अपना भाई कहने से कासिर हैं। इस वक्त हमारे तल्लुकात वहां तक पहुंच चुके हुए हैं, हम किसी एक की भी गुड बुक्स में नहीं रह गए हुए। इन्होंने चाइना के साथ वो कर दी है, मुझसे नकवी साहब गए हैं जाके अमेरिका में
एंटी चाइना एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जाके बैठ गए। इन्होंने हर एक के साथ वो निज ताल्लुकात की लेके जा चुके। अमेरिका है, उन्होंने आपकी एड और ग्रांट हर सूरत में बंद कर दी हुई है। ठीक है, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने पैरों पे खड़े होने की आदत डालनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक इंटरनेशनल एरिना, एक ग्लोबल एरिना बन चुका हुआ है, यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए आपको हर किस्म के ताल्लुकात कायम रखने चाहिए। आपकी बात दुरुस्त होगी कि हर हुकूमत में आपने पीके एक्ट की बात की, जनाब आपको अदालतों से रिलीफ मिला था कि नहीं मिला था? सर अदालतें तो अदालतों की टांग तोड़ के इनके हाथ में पकड़ा दी हुई है। हमारे लिए तो अदालतें ही बचती हैं जो कहीं से जो है वो इंसाफ अब तो वो भी नहीं है सर, दे देती हैं। लेकिन अब तो अदालतें भी आपके लिए नहीं बची, अल्लाह का शुक्र है। इसी वजह से फिर अपनी जो है वो खातिर खा रखने के लिए थोड़ा सा आप ही के वो दौरे हुकूमत से सीखा है, तो अब थोड़ा सा एहतियात करना पड़ती है। बाकी आपने जिस तरह से बात की कि अमेरिका का चौधरी साहब नाम लेने से हम नहीं डरते, अमेरिका का नाम लेने से सियासतदान डरता है, बरसरे इक्तदार हुक्मरान डरता है। हम आज भी कहते हैं अमेरिका के लिए एब्सोल्युटली नॉट, हम अड्डे नहीं देंगे। हम आज भी कहेंगे एब्सोल्युटली नॉट। रिचर्ड ग्रेनल कौन होते हैं ट्वीट करने वाले फ्री इमरान खान? हम आज भी कहते हैं कि इनर पॉलिटिक्स में कौन होते हैं आप इंटरफेरेंस करने वाले? लेकिन यही बात है कि बरसरे इक्तदार और अपोजिशन जमातें यही एक दूसरे को बताती हैं कि अमेरिका वेंटिलेटर दिए हुए है, अमेरिका के बगैर हम चल नहीं सकते, अमेरिका के बगैर हम कुछ नहीं है। ये भी हम आप ही से सुनते हैं। आगे बढ़ूंगा सफीना करता चलूं। जी एक छोटी सी बात सुन लीजिएगा, हमने कभी भी अमेरिका के ऊपर तकिया नहीं किया या रिचर्ड ग्रेनल की हम ट्वीट का इंतजार नहीं कर रहे थे। गुजारिश इतना थी कि जो बाइडेन की हुकूमत जो ये रजीम चेंज ऑपरेशन को जिस तरह से फंड फाइनेंस और करती चली आ रही थी और अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी, हम सिर्फ उस पे नाला थे कि हमें फ्री एंड फेयर गेम प्ले करना चाहिए। अमेरिका शुड नॉट प्ले अ रोल इन पाकिस्तान इंटरनल पॉलिटिक्स। हमारा जमात ये स्टांस रहा है और आइंदा भी रहेगा जी। ऑलराइट। सफीना साहबा अजमा बुखारी साहबा ने गुफ्तगू की और मरियम नवाज साहबा के हवाले से उन्होंने कहा कि पंजाब की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में पंजाब में पहली दफा 5 फरवरी होने जा रहा है। पहले 5 फरवरी कभी नहीं हुआ, कभी नहीं आया। पाकिस्तानी अवाम जो है वो हर सियासी जलसे में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगता देखा है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम सब बचपन में हमने कश्मीर डे भी मनाया है और कश्मीर डे वाले दिन वो छोटे छोटे हम लोग अपने एरियाज में वो स्टॉल भी लगते थे, बड़ी बड़ी चीजें बनाई जाती थी। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा 5 फरवरी मनाया जाएगा। बीइंग अ कश्मीरियन, बीइंग अ पंजाबी, क्योंकि मेरे फोरफादर जम्मू कश्मीर से आए थे और माइग्रेट करके वो कश्मीर में सेटल हो गए थे। माँ मेरी पंजाबी है, तो ऐसा नहीं है हमने पाकिस्तान में हमने कभी महसूस नहीं किया कि वी आर महाजर। मैंने कभी बचपन से लेके आज तक नहीं सुना। हाँ, वो स्कूल में जब होते थे, कॉलेजेस में होते थे, वो होता था ना कि प्ला जगह पे क्योंकि कश्मीरी है वो कोटा है तो वो यूज करके तो कुछ फायदा हो सकता है। इसके अलावा हमें तो मैंने कभी जिंदगी में ये महाजर वर्ड अपने लिए ना मेरे अपने फादर्स के नाम से मुंह से सुना कि हम लोग महाजर हैं। लेकिन वो कश्मीरी जो सफर कर रहे हैं, जो हम लोग तो चले हमारे फोरफादर तो माइग्रेट करके आ गए और हम लोग तो अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं पाकिस्तान में। लेकिन जो कश्मीरी भाई जो सफर कर रहे हैं उनके लिए हमें भरपूर तरीके से आवाज उठानी चाहिए। हमारे सियासतदान कॉम्प्रोमाइज होते रहे हैं। कश्मीर के ऊपर आप बात कर रहे हैं कि वैसे बात करने के लिए अगर आप सोशल मीडिया पे बात करते हैं तो आपके अकाउंट हैड कर दिया जाता है। तो ये वाकई ही बड़ी इस वक्त करंट सिचुएशन में पाकिस्तान का दोबारा कश्मीर को लेकर वोकल होना और एक पंजाब की वजीर आला का ये कहना कि मैं खुद उस डे के ऊपर जो है रिप्रेजेंट करूंगी पाकिस्तान के पंजाबियों को या लोगों को, तो ये बड़ी खुशाइंद बात है और होना भी चाहिए। हमारे कश्मीरी भाइयों को बहुत ज्यादा गिले शिकवे हैं हमसे कि शायद पाकिस्तान जिस तरह से हमारे लिए आवाज उठा सकता था नहीं उठा रहा। तो अगर ये दोबारा से मोमेंटम बन रहा है तो ऑब्वियसली इसका प्रेशर बिल्ड होगा और हम तमाम पाकिस्तानियों को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, बियॉन्ड दैट वो मरियम नवाज हो या इमरान खान हो या कोई भी हो। अब देखें ना, इमरान खान साहब की सफीना साहब माजरत के साथ एक सवाल करना चाहता हूं, अगर इजाजत दें। माफी समझता हूं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। पाकिस्तान में हालिया कुछ अरसे से ऐसे इकदामात हो रहे हैं जो कश्मीर में भी हो रहे हैं। कानून की बालादस्ती नहीं है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होता है, औरतों की इज्जतें महफूज नहीं हैं। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो मरते कत्ल होते ये भी नजर आए हैं। ये आप वारदातों में देख लें, या वही सारा माहौल नहीं है। तो डिफरेंस ये फिर वो वाली बात आ गई कि एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खातून है, उन्होंने कहा कि हम पंजाब को भी सिंध जैसा बनाएंगे। क्या कहना चाहेंगे?
नहीं नहीं, पंजाब सिंध जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि पंजाब बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। पाकिस्तान का पंजाब जो है वो बहुत आगे है सिंध से। तो पंजाब को खुदा न खास्ता, ये कहने का मकसद तो नहीं था उनको कि हम भी वापस उसी खंडरात बना देंगे, टूटी फूटी सड़कें, तो ऐसा होने नहीं देगी पंजाब की गवर्नमेंट। अब पंजाब के लोग भी, क्योंकि उनको काफी अब सहूलियात में रहने का आदी हो चुके हुए हैं। अब जिस तरह आपने बात की कि कश्मीर के अंदर अगर दोबारा से वो तमाम तहरीकें चल रही हैं या उनके अंदर भी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, तो वो उस हुकूमत का लैक है। अब उसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। अब पाकिस्तान तो वहां जाके उनके हालात खराब नहीं कर रहा है ना, तो वो सफीना साहब, मैंने सवाल ये किया कि पाकिस्तान में हालात मुख्तलिफ हैं कंपैरेटिवली। नहीं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी नहीं हो रही है। पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर जो दहशतगर्द थे उनको हमारी फोर्सेस जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रही है। हमारे जो फौजी हैं वो शहीद हो रहे हैं, तो इसका अभी परसों अटैक हुआ है पारा चनार के इलाके में। जी जी बिल्कुल। तो ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हर तरफ से, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में पहले पाकिस्तान के लोग गैर महफूज थे, अब तो बॉर्डर है जहां पर झड़प होती रहती है, और पाकिस्तान बड़ी अच्छे तरीके से अपने वतन का दिफा कर रहे हैं। हमारे शोहदा जो जाने दे रहे हैं, उस चीज का प्रूफ है कि वहां पर इस पे चौई साहब बड़े अच्छे से जवाब देंगे, आप सुनिएगा। चौई साहब इसको जो है वो अच्छे से जवाब देंगे। जी सफीना साहब। नहीं, सफीना से क्या हमने कोई दावत तो नहीं है, ये तो एक पॉलिसी की बात है। गुजारिश इस तरह की इन्होंने वाकई पाकिस्तान के अंदर और बेखसूस पंजाब के अंदर कश्मीर वाला माहौल गर्म किया हुआ है। यहाँ पे भी मोटरवेज एक ही दिन सारा बनने लग पड़ती हैं और कर्फ्यू नाफज हो जाते हैं। यहाँ पे भी लोगों की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पर माल करते हुए 70 साल 80 साल कैंसर सर्वाइवर को जेलों में बंद करके रखा हुआ है, जिनका कोई आज दिन तक गुनाह नहीं है, और उनको 5-5 7 जगहों पे नॉमिनेट करके बिठाया हुआ है 9 मई के सिलसिले में। और जब हम कहते हैं फुटेज सामने लेके आओ तो वो उससे कासिर हो जाते हैं। यहाँ पे वो कार्रवाइयां हुई हैं जो कश्मीरी भी शायद इनसे सीख रहे हो, हिंदुस्तानी फौज भी शायद इनसे सीख रही हो कि ऐसा भी काम अमल में किया जा सकता है ताकि वो भी वो मजालिम अपने लोगों पे डालें। यहाँ पे तो इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी जाती है, एक्स नहीं चलाने दिया जाता कि यहाँ पे पाकिस्तान की अवाम की आवाज बाहर के लोगों तक ना पहुंच सके। कश्मीर एक बहुत सेंसिटिव इशू है पाकिस्तान के अंदर भी और बाकी इंटरनेशनली भी। इसको हमें बहुत सीरियसली टेक अप करना चाहिए। कोई भी हुकूमत हो, इसको एक पॉलिसी के तौर पे डिसाइड कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान के तमाम ऐसी चीजें, बिलखुसूस हमारा पानी, हमारी लोगों के जज्बात, और वो पाकिस्तान का 1947 वाले 2 कौमी नजरिए का वो नामुकम्मल बाब है जिसको मुकम्मल किए बगैर पाकिस्तान मुकम्मल तस्वर नहीं किया जा सकता। जब तक इस अमल के ऊपर सरतोड़ कोशिश नहीं की जाएगी, कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत नहीं दिलवाया जाएगा, तब तक हर पाकिस्तानी को चाहिए कि वो सुकून और चैन की नींद ना सो सके, चाहे वो किसी भी पार्टी, किसी भी जमात, किसी भी मकता फिक्र से तल्लुक रखता हो, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, लॉयर हो, बिजनेसमैन हो, किसान हो, जो मर्जी हो। आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद पाकिस्तान के हालात वो होंगे कि हम पानी की बूंद बूंद को तरसेंगे अगर हमने आज के दिन में अपने आने वाली नस्लों के लिए इन मामला को दुरुस्त ना किया। ये वो मामलात हैं जिनके ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज की पॉलिसी पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और पाकिस्तान की मुक्तदरा की तरफ से होनी चाहिए कि इट इज नो कॉम्प्रोमाइज, नो मैटर हु कम्स इनटू पावर, वी विल स्टैंड ऑन आवर फुटेज कि भाई कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है। ये हमारा स्टांस रहना चाहिए, और ये हमारी नहीं रहेगा तो आने वाली नस्लें हमें कभी ये माफ नहीं करेंगी। इन दिनों के लिए जब हम कुछ कर सकते थे और जानते बूझते हुए हमने कुछ ना किया। ठीक, चौई साहब, आखिर में आपसे जानना चाहूंगा कि मरियम साहबा की हिकमत अमली जो पंजाब में चल रही है, माजी में हमने देखा कि किसी वक्त में शहबाज शरीफ साहब सीएम पंजाब हुआ करते थे तो वो भी इसी तरीके से अमल पैरा होते थे, और इस पे पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो ख्वाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, ख्वाह वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हैं, वो नाखुश दिखाई दे रहे हैं। ये डिलीवर भी जो किया जा रहा है थ्रू प्रॉपर चैनल डिलीवर किया जा रहा है जिसमें पार्लियामेंटेरियंस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सर? गुजारिश इस तरह से है कि मरियम बीबी वो जैसे एक छोटा बच्चा घर में नाराज हो जाता है कि अम्मी अम्मी मैंने गुड़िया लेनी है, उसको गुड़िया ना मिले तो वो नाराज हो जाती हैं। इस तरह से नाराजगी का इजहार कर रही हैं पंजाब की अवाम के साथ। वो पंजाब की अवाम को समझ ही नहीं सकी हैं। शहबाज शरीफ साहब नो डाउट वो लाहौर के वजीर आला जरूर रहे, पंजाब के वजीर आला कभी भी नहीं थे, लेकिन चूंकि वो लाहौर के वजीर
रहे थे, तो इसलिए लाहौर बहुत नहीं की यहाँ पे मतलब रोड नेटवर्क्स हो गए, पुल हो गए, ब्रिज हो गए, अंडरपासेस हो गए, उसकी हद तक वो काम जरूर करते रहे। लेकिन वो कोई खादमे आला का जो खिताब अपने लिए देते थे ना, वो अपने आप मियां मुंठू बन के उसका भी जमा हासिल कुछ नहीं रहा। लेकिन मरियम बीबी तो एक नाराज बच्ची की तरह पंजाब की आवाम के साथ डील कर रही है। सर, पंजाब की आवाम के जो मसाइल हैं उनकी इनको समझ ही नहीं है। क्यों नहीं ये एक्सपोर्ट जोन्स ये बताते हैं कि जनाब फलानी इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, कहते हैं जी फलानी इंडस्ट्री लग जाएगी, फलां हो जाएगा, फलां हो जाएगा, फलां हो जाएगा, तो हम ये कर लेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो ज़राअत का सरप्लस है उसके लिए हमें एक्सपोर्ट की मार्केट ढूंढने की जरूरत है। अगर इनको नहीं समझ आए तो किसी समझदार बंदे को अपने साथ रख लें ताकि वो इनको साथ साथ इनकी इस्लाह करता चला जाए। पाकिस्तान की जो जिन्स हैं उनको इंटरनेशनल मार्केट्स में पहुंचाने की जरूरत है, और पाकिस्तान में जो काश्तकार है उसको फैसिलिटेट करने की ऐसे बीजो ऐसे है वो नवाज शरीफ साहब है। इन्होंने सीखा ये है कि इंतजामिया के जरिए, डंडे के जरिए चलाना शुरू कर दो। अगर ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को थोड़ी से पावर देंगे तो वो उनको बिल्कुल ये चीज बावर करवाएंगे कि पाकिस्तानी अवाम के मसाइल हैं क्या, और जिस वक्त इनको मसाइल का अंदाजा होगा उसके बाद ही इदराक हो सकेगा। एक बाबू जो अपने दफ्तर में बैठा है, जो कोई इम्तिहान पास करके उसकी काबिलियत होगी, इम्तिहान पास करके है, उसको ग्रास रूट लेवल के ऊपर अवाम के मसाइल का बिल्कुल इदराक नहीं हो सकता। अवाम के मसाइल का इदराक उसी बंदे को होगा जो डेली बेस के अंदर उनके अंदर जाता है, उनके मसाइल सुनता है, उनके नफा नुकसान, उनकी खुशी गमी, उनके हर चीज का शामिल होता है। इनको ये नहीं पता आज हज पाकिस्तान में इतना महंगा हो चुका है जिसकी पाकिस्तान की बिसात ही नहीं रहेगी भी, उसके लिए कोई प्रोग्राम लेके नहीं आते। वो प्रोग्राम टाइम चूंकि खत्म हो गया, आखिर में सिर्फ यही है कि वो कहते हैं ना कि रब राजी तो फकीर नू लोकां ने कोलों की लेना देना, तो वो रब राजी रखेंगे तो फकीर को पता है मैं भी राजी, रब दिंदा रहेगा। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने कीमती वक्त दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उमर वसी जफर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सफीना खान साहबा सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थी। आपने आज का जो है वो नुक्ता नजर मेरे दोनों गेस्ट की तरफ से जाना, जिसपे जो है वो महंगाई के हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने बात की कि नए साल के आगाज में महंगाई जो है वो 9 साल रिकॉर्ड तोड़ते हुए कम हुई है, और उस पर भी नुक्ता नजर जाना कि पाकिस्तान के अवाम जो है हाल ही दिनों में जो है वो पेट्रोल महंगे को भी देख रहे हैं और उस पर वो भी बढ़ता हुआ नजर आया, और दूसरी जानिब बिजली की कीमतों में इजाफा होता हुआ भी नजर आया। लेकिन यह है कि कंपैरेटिवली उन्होंने कहा कि शरह जो है उसमें कमी आई है, कि पहले ज्यादा शरह बढ़ती थी, अब शरह कम बढ़ी है। और दूसरी जानिब इसके साथ साथ जो है वो शिबली फराज साहब ने गुफ्तगू की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो है उनके खत के हवाले से, उस पर सिक्योरिटी जराए की जानिब से भी तरदीद कर दी गई, वो भी सामने चीज आई, और उस पर जिनके लिए वो खत था उन तक ना पहुंचा, पाकिस्तानी शहरियों तक तो पहुंच गया, लेकिन अब उस पर क्या हकाइक हैं, किस तरफ जाते हुए मामलात नजर आ रहे हैं। जुनेद अकबर साहब की जो हालिया दिनों में गुफ्तगू है, उनका जो एक्शन और रिएक्शन समझ आ रहे हैं, वो मुख्तलिफ जो है वो पहलू नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने बात की आजमा बुखारी साहबा ने, जो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा के हवाले से बात की, जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा पंजाब में ये जो है वो 5 फरवरी आ रहा है, लेकिन माजी में हमने देखा कि बचपन से बच्चों को 5 फरवरी के हवाले से बताया जाता है, सिखाया जाता है, और उनमें वो जज्बा पुरज़्म तरीके से नजर आता है। लेकिन शायद ये मुनफरद अंदाज में करने जा रहे हैं, ये भी जो है वो नजर आ जाएगा। और इसमें खुशाइन बात है, वज़ीर आला पंजाब खुद वहां पे मौजूद होंगी, और वो वहां पे जो है वो जोश और जज्बे के साथ 5 फरवरी के हवाले से पाकिस्तान के अवाम के जज्बे के साथ बढ़ते हुए वो उस पर वहां पे उन्होंने तकरीर भी वो करेंगी, और जो हालात हाजरा है उसको कंपैरेटिवली देखना पड़ेगा कि कश्मीर में क्या क्या इकदामात हो रहे हैं और पाकिस्तान में क्या क्या इकदामात होते हुए इन्हीं हुकूमतों की वजह से पाकिस्तान के अवाम क्या देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।